आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज के, जो आपके इस सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर एबिलिटी इज एसोसिएटेड विद अफेक्टिव डोमेन ऑफ ए लर्नर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक क्षमता शिक्षार्थी के भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। जब हम डोमेन की बात करते हैं, कुछ याद आया? कॉग्निटिव की बात करते हैं, अफेक्टिव की बात करते हैं, साइकोमोटर की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। मैं बता देता हूं, इसका आंसर कैरेक्टराइजेशन होगा। और ये बेसिकली पीवाईक्यू जो कर रहे हैं वो कौन से पीवाईक्यूज हैं, जो आपका अभी दिसंबर 25 में एग्जाम हुए थे। और ये एग्जाम 31 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं ये, तो ध्यान से समझना है। और आपको याद आया कैरेक्टराइजेशन, जो सबसे एकदम से बेसिकली इफेक्टिव डोमेन का सबसे हाईएस्ट है। तो चलो उसके बारे में मैं एक बार समझा देता हूं आपको इस क्वेश्चन को, फिर मैं कोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। कैरेक्टराइजेशन क्या है? दिस इज द हाईएस्ट लेवल एन इफेक्टिव डोमेन हायरार्की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव भावात्मक में, तो रिसीविंग आता है, फिर रिस्पॉन्डिंग आता है, फिर वैल्यूइंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है और कैरेक्टराइजेशन होता है सबसे हाईएस्ट लेवल। इट रिप्रेजेंट्स लर्नर्स कंसिस्टेंट बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल गवर्न बाय डीपली इंटरलाइज्ड वैल्यूज। और जो इवैल्यूएशन जो उस ऑप्शन में है और सिंथेसिस जो उस ऑप्शन में था, वो आपको पता है कॉग्निटिव डोमेन से है। किससे है? कॉग्निटिव डोमेन की जब हम बात करते हैं, यानी कि जो ब्रेन संबंधी। और स्किल्ड मूवमेंट जो है वो बेसिकली साइकोमोटर डोमेन से है। आपको ये जो मैं नाम ले रहा हूं तो कुछ याद आ रहा है थ्योरी जो हमने डिटेल में इसके बारे में बात की है, ठीक है। और अब एक बार मैं कोर्स के बारे में जानकारी दे देता हूं। बेसिकली आपको पता है इस सेशन के लिए हमारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। पीवाईक्यूज बैच चल रहा है पेपर 1 का, और एक 10 की 10 यूनिट का थ्योरी और प्लस पीवाईक्यूज का बैच चल रहा है। बिल्कुल इस सेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमारी वेबसाइट और ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, आपको बताना है ये कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें ठीक है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन, द कैपेसिटी टू थिंक अबाउट ओवन थिंकिंग इज मेटाकॉग्निशन। कह रहा है अपने खुद की सोच के बारे में सोचने की क्षमता को अधिसंज्ञान कहते हैं, मेटाकॉग्निशन कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, दिस इज द मेटाकॉग्निशन, बिल्कुल सही बात है, ए वाला ठीक है। सेकंड, मेटाकॉग्निशन इज इंस्ट्रूमेंटल इन कंट्रोलिंग ऑन कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल प्रोसेस, यानी कि अधिसंज्ञान हमारी अपनी संज्ञानात्मक और प्रेरक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है। बिल्कुल तभी तो हम मेटाकॉग्निशन यानी कि सोचते हैं, अपने आप को कंट्रोल एनालाइज करने की बात करता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, बी। सी, टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न stems from the idea of fostering of a sense of agency and responsibility within learners। क्या कह रहा है? लोगों को यह सिखाना कि कैसे सीखें, शिक्षार्थियों के भीतर एजेंसी यानी कि आत्म सामर्थ्य और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाने में ये एक विचार उपजा है। बिल्कुल ठीक है, इसके मैं ना इनको डिटेल में भी बात करूंगा। अभी इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन, ये जो कुछ हार्ड वर्ड्स आपको लग रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। सी भी बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है इसमें। डी क्या कह रहा है, मेटाकॉग्निज्म एनी हाउ डजंट हेल्प इन टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न। ये डजंट आ गया, ये गलत आ गया। क्या कह रहे हैं, अधिसंज्ञान किसी भी तरह से लोगों को यह सिखाने में मदद नहीं करता है कि ये कैसे सीखे। मदद करता है, ये कह रहे हैं मदद नहीं करता है, तो इसलिए इसको काट देंगे। और आगे ई है, मेटाकॉग्निशन नॉलेज एंड सेल्फ रेगुलेशन आर रिलेटेड कंपोनेंट्स, यानी कि अधिसंज्ञान और स्वनियमन आपस में जुड़े हुए घटक हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेटाकॉग्निशन होगा तो सेल्फ कंट्रोल वाली बी में ऑप्शन में बात कर रहे थे, तो बिल्कुल ठीक है। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ए बी सी एंड ई। इसमें हमें कौन सा एलिमिनेट करना है? डी एलिमिनेट करना है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं बिल्कुल बढ़िया से। बेसिकली देखिए, दो चीजें हमें इसमें पढ़नी है, एक होता है मेटाकॉग्निशन नॉलेज और एक होता है मेटाकॉग्निशन रेगुलेशन, यानी कि अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान होता है और एक होता है अधिसंज्ञानात्मक नियमन, रेगुलेशन। क्या है ये? बेसिकली मेटाकॉग्निशन को दो भाग में डिवाइड कर दिया है, एक तो है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज और एक है मेटाकॉग्निशन रेगुलेशन। नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें कई तरह के नॉलेज की बात होती है। एक है डिक्लेरेटिव नॉलेज, डिक्लेरेटिव यानी कि किसी चीज को डिक्लेयर करना, घोषणात्मक ज्ञान।
अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो, यानी कि ये घोषणा करना कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, दिस इज द डिक्लेरेटिव नॉलेज। ऐसा अलग से पूछा जा सकता है, मेटाकॉग्निशन के अंदर ही है नॉलेज में डिक्लेरेटिव नॉलेज। एक है प्रोसीजरल नॉलेज, नोइंग हाउ टू यूज स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी टू सोल्व ए प्रॉब्लम, यानी कि ये जानना, प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया, ये जानना कि किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करें, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए किस तरह से हम जो स्ट्रेटेजी है उसका यूज करें। और तीसरा है कंडीशनल नॉलेज, है ना, नोइंग व्हेन एंड व्हाई टू अप्लाई ए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, यानी कि कंडीशनल, सिचुएशन, कंडीशन, है ना, परिस्थिति। तो ये कहता है कि कब और कहां, क्यों अप्लाई ये पर्टिकुलर, कब और क्यों एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है, कंडीशन क्या है। तो बेसिकली मेटाकॉग्निशन जो या नॉलेज है उसमें तीन तरह के हो गए, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल और कंडीशनल नॉलेज। और अब मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग करना, सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी एंड एलोकेटिंग रिसोर्स बिफोर स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग ए टास्क, कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो उसे एक प्लानिंग बनाना, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाना, रिसोर्स प्रोवाइड करना कि ये जरूरत है। फिर होता है मॉनिटरिंग, चेकिंग और एक्चुअल प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाइल एक्टिवली परफॉर्मिंग ए टास्क, यानी कि मॉनिटर करना, निगरानी करना, किसी चीज को अच्छे से समझना जो उस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे थे। और इवेल्युएटिंग, यानी कि असेसमेंट या असेसिंग द फाइनल प्रोडक्ट एंड द एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रेटेजी यू यूज, जो हमने स्ट्रेटेजी को यूज किया उसको फाइनली मूल्यांकित करके देखना। तो ये सारी की सारी बात मेटाकॉग्निशन के बारे में है। मेटाकॉग्निशन में दो चीज होगी, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशंस, यानी कि अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक नियमन। तो अब समझ में आया कि उस क्वेश्चन का आंसर वो क्यों गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहां नोट देख लेना क्या है, नॉट है, नॉट करेक्ट अबाउट द क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। अब ये बहुत सारे बच्चे नोट नहीं पढ़ते हो, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कराते हैं। बेसिकली नॉट करेक्ट अबाउट, तो हम कई तरह के, आपको पता है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन की बात करते हैं, फॉर्मेटिव की बात करते हैं, समेटिव की बात करते हैं, नॉर्म रेफरेंस की बात करते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस की बात करते हैं, स्कोलेस्टिक की, नॉन स्कोलेस्टिक की, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इप्सेटिव, सब ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो ये क्राइटेरिया रेफरेंस की बात कर रहा है, लेकिन कौन सा क्राइटेरिया रेफरेंस के बारे में करेक्ट नहीं है ना। तो आपको पता है क्राइटेरिया में एक स्टैंडर्ड रख देते हैं, क्राइटेरिया रख देते हैं कि इतने मार्क्स ले आओ मान लो, तो आपको ये डिवीजन आ जाएगी। पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड होता है क्राइटेरिया में, हाँ ये याद रहेगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहला ऑप्शन, इट इज ऑल्सो डोमेन रेफरेंस टेस्टिंग, इसे डोमेन संदर्भित परीक्षण भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि क्राइटेरिया रेफरेंस को ये कहा भी जाता है। तो ये नॉट करेक्ट नहीं, ये करेक्ट है, जबकि क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा है तो पहला नहीं सिलेक्ट करेंगे। सेकंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्टिंग, इसको ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य संदर्भित परीक्षण भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं। तो नॉट करेक्ट ये भी नहीं है। थर्ड, इट इज इट्स प्रिंसिपल यूज इन मास्टरी टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट की मास्टरी, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं ना, तो उस मास्टरी को चेक करने के लिए, यानी कि इसका उपयोग महारत परीक्षण, कितना उसने हासिल किया, ये करने के लिए किया जाता है। तो ये भी ठीक है, लेकिन नॉट करेक्ट नहीं है। लास्ट वाला, इट इज यूजफुल इन टेस्टिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए ग्रुप, यानी यह किसी समूह में किसी व्यक्ति की सापेक्ष स्थिति का परीक्षण करने में उपयोगी है। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करेक्ट नहीं है और नॉट करेक्ट ही देखना है हमें, क्योंकि ये जो बात कर रहा है रिलेटिव पोजीशन, रैंकिंग, परसेंटाइल, ये नॉर्म रेफरेंस में होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस में नहीं होता है। तो ये ऑप्शन क्राइटेरिया रेफरेंस का नहीं है, नॉर्म रेफरेंस का है। तो राइट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये उसका एक्सप्लेनेशन ही है जो हमने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर सिंपल लेवल टू मोर कॉम्प्लेक्स वन। विकास के निम्नलिखित मनोप्रेरक डोमेन को सरल स्तर से अधिक जटिल स्तर में व्यवस्थित करना है। सबसे सरल क्या है जो हम बात कर रहे हैं, आपको साइकोमोटर वाला कुछ याद आया? ये डोमेन से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, साइकोमोटर से आ जाता है। अभी इफेक्टिव में भी आया हुआ है, एक पेपर में दो जगह ये क्वेश्चन दो बार आ गया।
अफेक्टिव से भी आ गया, साइकोमोटर से। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में पूरा डिटेल में हम बात करते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले देखो हम बात करते हैं, अगर साइकोमोटर में कोई चीज का परसेप्शन करते हो, धारणा बनाते हो, फिर उसका सेट बनाते हो कैसे से काम, ठीक है। फिर गाइडेड रिस्पॉन्स, आपको गाइड कर रहा है कोई, फिर रिस्पॉन्स करते हो कैसे से रिस्पॉन्स करना है। मैकेनिज्म, बिल्कुल उस प्रक्रिया में आ जाते हो, तंत्र या कार्य प्रणाली में। और कॉम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पॉन्स, यानी कि आप जटिल प्रक्रियाओं में भी ठीक से चीजें कर पाते हो, यानी कि अब मैच्योरिटी के आ गया, सिंपल से जटिल। ये जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ही लगा हुआ है। तो राइट ऑप्शन ही फर्स्ट हो जाएगा, दैट विल बी द ए बी सी डी और ई विल बी द राइट ऑप्शन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। वैसे सर सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं। अगर आपको सब बढ़िया लग रहा है और आपको ऐसा चाहिए कि ऐसा सेशन चलना चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट में बताया करो कि हाँ अच्छा लग रहा है, ऐसे सेशन चलाइए, तभी मैं चलाऊंगा, क्योंकि मोटिवेशन की जरूरत हर जगह होती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स ऑफ एजुकेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये कुछ बेसिकली एजुकेशनल डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे स्वयं मूक आया, ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन, जिसको पत्राचार शिक्षा बोलते थे, और अब आपको पता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आ चुका है। तो आपसे ये पूछा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, सबसे पहले इसमें क्या आया। तो आपको अगर याद है कुछ, क्योंकि याद तो होगा ही, आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़े आप भी पुराने ही हैं। सबसे पहले कोरस्पॉन्डेंस एजुकेशन आया था, आपको पता है। तो पत्राचार शिक्षा, कोरियर के माध्यम से स्टडी मटेरियल पोस्ट ऑफिस से ये आता था। सबसे पहले पत्राचार आया है, यानी कि डी इसमें सबसे पहले। उसके बाद बेसिकली आया है डिस्टेंस एजुकेशन, है ना, डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है जब एजुकेशन पॉलिसीज आई 68 फिर 86 में बात हुई डिस्टेंस एजुकेशन की, है ना, आपको याद आ रहा है तो वहां पे बिल्कुल उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन आया। उसके बाद ओपन एजुकेशन आया। उसके बाद स्वयं, तो अभी थोड़ी देर पहले की बात है, 17-17 की स्वयं मूक, है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, ये बेसिकली आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है, तो सबसे नया यही है। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो गया, DCBAE, ये हो जाएगा इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। ये इसके ईयर्स भी आप देख सकते हैं। अगर सबसे पहले अगर पत्राचार शिक्षा की बात करें, कोरस्पॉन्डेंस एजुकेशन की बात करें, तो सबसे अर्लीस्ट था इसमें, ये 19वीं और 20वीं सदी में बेसिकली शुरुआत में आया, 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में। और डिस्टेंस एजुकेशन आया, पता है आपको, जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसीज की बात हो रही थी तब आया। मुक्त शिक्षा, है ना, 20वीं सदी के बाद में थोड़ा लोकप्रिय हुआ ओपन। स्वयं 2017 में, आपको पता है इसकी अलग से डेट भी पूछ लेते हैं। और NEP 2020 में आया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये आपको पता होगा, है ना। हाँ पता है सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ी है ना, अच्छे से क्वेश्चन आते हैं वहां से, ठीक है। तो आप बताइए आपको कैसा लगा, सब बढ़िया लगा। तो अगेन मैं आपको बता देता हूं कि इस एग्जाम के लिए, जून सेशन के लिए हमने सारे बैच ओपन कर दिए हैं। बेसिकली PYQs का बैच चल रहा है, बहुत शानदार है ये, सारी की सारी यूनिट दोनों मीडियम में। पेपर 1 का रिकॉर्डेड बैच 10 की 10 यूनिट, फटाफट देखिए, इसमें 10 की 10 यूनिट है, थ्योरी PYQs। आप चाहते हैं कि लास्ट टाइम बढ़िया सा रिवीजन हो जाए, तो ये बहुत जबरदस्त बैच रहने वाला है। और नेक्स्ट सेशन के लिए भी लाइव रिकॉर्डेड का एक बहुत फुल बढ़िया बैच, जो नेक्स्ट सेशन के लिए जाना चाहता है उसके लिए भी है। तो हमारी वेबसाइट कहाँ पे, www.swmg.in, और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, या व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप प्लीज, आपको अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है और चित्त शांत है, तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। ऐसे वीडियोस लेके आते रहिए, ये बोलो आप, तो मैं लेके आता रहूंगा बढ़िया से। और आप अच्छे से तैयारी करिए, कोई टेंशन है तो बताना, सब मिलके सॉल्व करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।